हाँ सेम ही तो था। शेयर सब सुन पा रहे हो? अभी भी होल्ड आ रहा है? एक पार्टिसिपेंट ही दिखाओ। Shares, are you getting me? ओके हाँ जी बेटा। तो ये समझ में आ गया हम कौन सा क्लेम सिर्फ कर सकते हैं, कौन से डैमेज को? नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। आगे अगली लाइन और लास्ट लाइन में पढ़ दीजिए। सच कॉम्पनसेशन पढ़ दीजिए, पढ़ने को बोल रहा हूँ। सच कॉम्पनसेशन एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। जो आप लोगों ने कहा वो एक इनडायरेक्ट लॉस था, जो मैंने एक एग्जांपल दिया वो एक इनडायरेक्ट लॉस था, डायरेक्ट लॉस नहीं था उसे। भाई आपको कार लेने की वजह से क्या लॉस होना है बाद में, वो मैं कैसे जानूं? तो वो इनडायरेक्ट हो गया। एक लॉस मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कार मैं आपको 2 लाख रुपए की दे रहा था वो आपको 2,10,000 रुपए की खरीदनी पड़ी, तो वो नुकसान समझ में आ रहा है। ठीक है कि नहीं? गुड। आओ जी, अब इसमें इस सेक्शन 73 का एनालिसिस पढ़ते हैं। बाकी तो दोनों वही एक्सप्लेन कर रहा है बार बार कि अब क्या कर सकता है ये। पढ़े जरा। पहले पैराग्राफ में दोबारा से वही बात लिखती जो हमने पहले कि जो भी ब्रीच हो रहा है उसकी वजह से जो भी सफरर पार्टी है कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। लास्ट में देखो, कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम बाय ब्रीच। दोबारा से वही पैराग्राफ रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए पीछे भी यही पैराग्राफ रिपीट कर रहा था। आगे आ जाओ तो वही कह दिया सेकंड लाइन में, नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स, वही दोबारा से बोल दी वही चीज। आगे ए कॉम्पनसेशन कैन बी क्लेम फॉर एनी लॉस or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach। ये हम दोनों पार्टी जानती हैं कि अगर कुछ प्राइस का एस्केलेशन हो रहा है हमारे कार का, जो मैंने बताया है कि 5,000 रुपए 10,000 रुपए का जो नुकसान हुआ वो तो हम दोनों पार्टी समझ सकती हैं। जो आपको नुकसान होना है कि आप कह रहे हो कि मुझे आगे कहीं इससे कार से जाना था, तो क्या वो मैं जानता हूं? वो तो मैं नहीं जानता।
उस लॉस को मैं क्यों कॉम्पनसेट करूं? अगर किसी लड़के की किसी बच्चे की शादी है, वो शादी का प्लान करा के बना के बैठा है कि मेरे को इसी कार में जाना है, तो हाउ डू आई नो? और इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊपर? मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिंपल था, कार बेचने का, बस, और कुछ तो नहीं था उससे ज्यादा। क्योंकि वो जो वर्ड बोल रहा है ना, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, फिर देखो आगे आगे, नो कॉम्पनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। तो ये लाइन एक लिख दीजिए लास्ट में। हाँ बिल्कुल, अभी उस पर भी आएंगे। अब पता चला आपको समझ में आ गया है कि कॉम्पनसेशन सर से लेना है, आपने जाके नई कार खरीद ली है। मेरी कार 2 लाख की, आप खरीद लाए 10 लाख वाली कार। 8 लाख का नुकसान आपकी वजह से हुआ है सर मेरा, क्योंकि आपने कार अपनी नहीं दी तो मुझे नई कार खरीदनी पड़ी। नो, समझ रहे हैं बात को? वो सिचुएशन कि कौन सा मॉडल, उसी हिसाब से तो डील होगी भाई। अब आपको ये पता चल गया, अब आपने तो लॉ पढ़ लिया, अब आपने इस लॉ का मिसयूज करने की सोची। आपको मेरे साथ डील हुआ 2 लाख का पुरानी कार का, मान लो कार पुरानी थी 10 साल पुरानी। अब आपने कहा सर ने तो कॉम्पनसेशन देना ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आप 5 तारीख को जाके कार खरीद लाए नई 10 लाख की, मैं दे रहा था आपको 2 लाख की। अब आप क्लेम कर रहे हो 8 लाख रुपए का कि आपकी वजह से नुकसान हुआ है मेरा। ठीक है, हर लॉ में जहां पर ये जो दुविधाएं होती है, इन दुविधाओं का एक सिंपल सा लॉजिक ये भी समझा जाता है कि कुछ चीजें जज के पास भी छोड़ दी गई। आपने 2 और 10 की बोल रहा था ना कि 2 लाख वाली आपने 2-10 की खरीदनी पड़ी, जरूरी नहीं है कि आप मुझसे 10 का क्लेम भी पूरा मांग पाए। मैं कह दूंगा नहीं जी, ये कार तो 2 की मिलती है, बल्कि मार्केट में तो और सस्ती मिल रही है, ये तो मुझसे क्लेम ही नहीं कर सकते 1 रुपया भी, ये तो मुझसे क्लेम ही नहीं कर सकते 1 रुपया भी, ये भी चांसेस हैं। तो कुछ मैटर कहाँ के लिए छोड़ दिए जाते हैं? जजेस के लिए। वो फैसला फिर जजेस करते हैं, जैसे जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा। ठीक है जी, ये पॉइंट लिख लीजिए। नो कॉम्पनसेशन क्लेम फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। नो कॉम्पनसेशन कैन क्लेम फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ठीक है जी। अब आ रहे हैं वो डैमेजेस के टाइप, जो अब आप बात कर रहे हैं कि वो डैमेजेस के टाइप आ रहे हैं, कि जब बात करें कि डैमेजेस क्या हैं, तो आप लिखो नीचे, उसी के नीचे, टाइप्स ऑफ डैमेजेस। सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस। ये अभी तक वही चल रहा है, सूट फॉर डैमेजेस के अंदर ही चल रहा है, ध्यान रखना, खत्म नहीं हुआ सूट फॉर डैमेजेस। जो सूट फॉर डैमेजेस जो चलेगा उसी के अंदर चलेगा ये आंसर भी। पहला कौन से? ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी की तो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ ली, विच नेचुरली अरोज, है ना, विच नेचुरली अरोज, वो ऑर्डिनरी लॉस है आपका। वही सेंटेंस लिख लो, विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। अब तो ऐसे लिखो नॉर्मल। क्या रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस मांग सकते हो? नो, क्योंकि नेचुरली अरोज की बात हो रही है। अब देखो उसका एग्जाम्पल कितना अच्छा समझा रहा है नेचुरली अरोज का। कहता है एक फ्लोर मिल थी, उस फ्लोर मिल का जो क्रैंक शाफ्ट था वो टूट गया, फ्लोर मिल हो गई बंद। अब जब तक क्रैंक शाफ्ट ठीक नहीं होगा फ्लोर मिल स्टार्ट नहीं हो। ठीक है, कहता था क्रैंक शाफ्ट ऑफ ईस्ट फ्लोर मिल हैड ब्रोकन, और उसने डी को हायर किया। ही गिव्स इट टू डी, a common courier, who promised to deliver it to the foundry in 2 days where the new shaft was to be made.
उसे उठा के ले जाना है और आगे बनाना है, न्यू शाफ्ट आएगा। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग। उसने कितने दिन मांगे आपसे? 2 दिन। उसने आपसे मांगे 2 दिन। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग, डी डिलेड द डिलीवरी ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। उसने 2 दिन मांगे थे लेकिन उसने 5 दिन का डिले कर दिया। अब कितने दिन बंद रह गई मिल हमारी? 7 days. P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Consequently, अब P भाई साहब सू कर रहे हैं D के ऊपर। P को डैमेज हुआ, 2 दिन तो उसने मान लिया, लेकिन 5 दिन का उसकी वजह से डैमेज हुआ और 5 दिन मिल और बंद रही। आप बताओ क्या क्या नुकसान हुआ होगा? उन 5 दिन में क्या क्या नुकसान हुआ होगा उसका? प्रोडक्शन नहीं हुआ, सेल नहीं हुई, प्रॉफिट नहीं हुआ, लेबर को तनख्वाह, ये सब खर्चे करने पड़े। T sued D for damages not only for the delay in delivery of the broken part but also for the loss of profits suffered by the mill for not having been worked। 7 दिन तक काम नहीं हुआ, 5 दिन जो एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ उसके बदले में उसने कहा मेरे को जो लॉस हो रहा है वो भी कॉम्पनसेट करो, मुझे वो लॉस भी कॉम्पनसेट करना है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है? द काउंट हेल्ड दैट P was कोट होगा ये, कोट होगा ये। The court held that P was entitled only for ordinary damages and D was not liable for any loss of profit because the only information given by P to D is that article to be carried was to be broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result to loss of profits। जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, जो स्पेसिफिक लॉस है, उसके लिए डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है। अगर स्पेसिफिक के लिए आप डिस्क्लोजर नहीं कर रहे तो आपका ये ऑर्डिनरी कोर्स में ही काउंट होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। कह रहा मुझसे सिर्फ क्या कहा कि ये टूट गया क्रैंकशाफ्ट, इसे ठीक करके लिया, दैट्स ऑल। मुझे इससे क्या मतलब? अब मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं ना, ये क्रैंकशाफ्ट का आगे आपका क्या फंक्शन है, आपके पास दूसरा है या नहीं। मैंने आपसे कहा भाई 2 दिन डिले, 2 दिन मेरी तरफ से लगेंगे, डिले हो गया। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ऑर्डिनरी डैमेजेस यू कैन क्लेम फॉर ऑर्डिनरी डैमेजेस ओनली, नॉट स्पेसिफिक। इस तरीके के स्पेशल लॉसेस को डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल जो आपको मैं बता रहा था उससे मिलता जुलता, ये देखो क्या है। ए एग्री टू सेल बी bags of rice at ₹5,000 per kg per bag, delivery to be given in after 2 months। on the date of delivery the price of the rice goes up to ₹5,500 per bag। क्योंकि हमने 1 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, 1 महीने बाद तो ऑब्वियसली प्राइस एस्केलेट होना ही है। ये रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स। ए ने भाई साहब ने मना कर दी कि मैं नहीं दूंगा बैग। मान लीजिए मेरे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है, फेस्टिवल है, अब मुझे खरीदना पड़ गया राइस। कितने रुपए का? 5500 रुपए का। किसकी वजह से? तो मैं कितना क्लेम मांग सकता हूँ? 500 रुपए, जो मेरे को लॉस हुआ। ठीक है जी, आ जाओ। ये तो था हमारा क्या, ऑर्डिनरी लॉस। अब आ जाओ स्पेशल डैमेजेस। मैंने अभी आपको कहा कि 2 दिन लेट हो गया क्रैंकशाफ्ट का, 5 दिन बल्कि। लॉस उसने मांगा, क्लेम मांगा लॉस, मेरे को जो प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है वो भी मेरा भरो। कोर्ट ने मना कर दिया। तो क्या सिचुएशन हो सकती थी कि कोर्ट कहता हाँ ठीक है ये भी देना पड़ेगा। अगर ये पहले हम स्पेसिफाई कर देते कि भाई साहब 2 दिन के बाद मेंशन होना चाहिए
अगर 2 दिन के बाद आपने कोई भी डिले किया तो मेरा ये नुकसान आई विल चार्ज विद यू, ये सब कुछ स्पेसिफाई हो जाए। अगर वो स्पेसिफाई हो जाएगा फिर तो आप बच गए। ऑर्डिनरी लॉस तो क्लेम कर ही पाओगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस तो, और फिर आप स्पेशल लॉस भी क्लेम, स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर पाओगे। ओरल तो आपको पता ही है कि सबसे गलत माने जाते हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। ओरल में तो फिर पूरा सत्यवादी हरिश्चंद्र वाला खेल चलना चाहिए कि आपसे पूछा जाएगा इसने ऐसा बोला था, अब तो अंधा कैलकुलेशन शुरू कर देगा कि हाँ बोलने पर क्या नुकसान, ना बोलने पर क्या फायदा। तो फिर तो बिजनेस आ गया बीच में, और बिजनेस में तो सबसे बड़ा तो है। तो बेटे स्पेशल डैमेजेस में लिख लीजिए, व्हेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्स अ नोटिस, देखो नोटिस आ गया तो ऑब्वियसली रिटन में हो गया, रिसीव्स अ नोटिस of special circumstances, receives a notice of special circumstances affecting the contract। तो डॉट डॉट डालकर लिखो, डॉट डॉट डालकर लिखना, स्पेशल डैमेजेस will be claimed along with ordinary damages, special damages will be claimed along with normal damages। अब उसी से मिलता जुलता ये एग्जाम्पल समझ जाओ, इसमें दोनों चीजें समझा रहा है। स्पेशल, एक पार्ट स्पेशल है और एक पार्ट स्पेशल नहीं है, ऑर्डिनरी तो है ही है। ऑर्डिनरी डैमेज तो क्लेम कर ही सकते हो। पढ़ो, कौन पढ़ेगा, आप पढ़ोगे? कैरियर, वही सेम चीज है, उसी से मिलता जुलता लिया है। अगर मशीन नहीं आई तो मेरी मिल बंद हो जाएगी, ये बता दिया उसे। है ना, साफ साफ कह रहा है, देखो ध्यान रखना, दैट द मिल वॉज स्टॉप फॉर द इवेंट ऑफ, फॉर द वॉन्ट ऑफ मशीन, मुझे मशीन चाहिए नहीं तो मिल बंद हो जाएगी भाई। आगे अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा टेक्निकल हुआ। उसने क्या कहा हमसे कि भाई पहली बात तो अनरीजनेबली उसने डिले किया है, ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि जो डिले किया है अनरीजनेबली। अगर रीजनेबली डिले हो जाए तो हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते, अनरीजनेबल डिले होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अब वो हमसे क्या क्लेम कर रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। उसको कोई गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलना था जो प्रॉफिटेबल था, वो उसको हाथ से निकल गया, तो अब उसका लॉस भी वो मांग रहा है। आगे बस, अब रुक जाओ, अब बताओ क्या वो यहाँ पर ये मांग पाएगा कि जो गवर्नमेंट से जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला वो उसका नुकसान भी आप भरो? क्या उसने ऐसी कोई कंडीशन डिस्क्लोज की थी? उसने सिर्फ एक ही कंडीशन डिस्क्लोज की थी कि अगर आपने डिले किया तो मेरी मशीन बंद हो जाएगी, और सॉरी अगर मशीन नहीं भेजी तो मेरी मिल बंद हो जाएगी। ये तो उसने बता दिया। उस मिल को बंद होने का रिलेशनशिप तो प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको एसोसिएट नहीं किया जा सकता। पढ़ो आगे। एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। आगे आपने क्योंकि नोटिस में नहीं डाला था इसलिए आप वो क्लेम नहीं कर पाए।
इसीलिए जो एग्रीमेंट बनते हैं, एमओयू बोलते हैं जिन्हें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बेटा इतने मोटे मोटे हो जाते हैं कभी कभी तो 100 200 पेज, 500 पेज, पता नहीं क्या क्या चीजें मेंशन, पढ़ते रहो, बाद में केस लड़ते रहो, सब लिखवा दो दुनिया भर के। मेट्रो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता होगा ना, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखता होगा। शुरू शुरू में मेट्रो बड़ा परेशान हुआ, मेट्रो जब बन रही थी, जो केस ठोके मेट्रो में, जो केस ठोके मेट्रो में। श्रीधरन साहब बहुत समझदार, मतलब एकदम ब्रिलियंट थे, उन्होंने पहले ही ऐसा काम किया कि उनके ऊपर कोई केस ही ना आए। उन्होंने सब कुछ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे, खुदाई का कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास, इसका कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास, इसका कॉन्ट्रैक्ट तेरे पास। खुदाई से नुकसान हुआ जी उसको लड़ो, खुदाई वाले को पकड़ो, उसके साथ पहले एग्रीमेंट बना रखा है कि तेरे साथ कुछ हुआ तो तू साइड हो जाएगा, हम दूसरे वाले को ले आएंगे, ले बेटा वो साइड, उसका केस वो साइड हो गया, काम नहीं रुका। इतनी अच्छी अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी कि काम नहीं रुका। नहीं तो आप जानते हैं पहले तो पुराने जमाने में क्या होता था, ईट रखने से पहले सोचो, रखे ना रखे, कोर्ट केस, लो पता चला जब तक केस खत्म हुआ, जो ईटें लगाई थी वो भी पूरी जीरो हो गई है, अब दोबारा से रखो। तो वो सब चीजें जो ये एग्रीमेंट्स, ये जो एमओयूज बनते हैं, ये जो इनके अंदर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये इसीलिए पहले से सोच समझ कर दी जाती है। तो सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो तो भाई पूरी बुक होती है, उसके अंदर सब प्लस माइनस सब पहले से लिखा हुआ होता है, टेंशन नहीं। हाँ जी, तो ये पॉइंट क्लियर सबको। इसमें हम स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन लगा दी कि जिसका आपने नोटिस दिया हुआ है, ये लिखा ना, नोटिस टू द पार्टीज, नोटिस नहीं है नहीं क्लेम कर पाओ। थर्ड लिखो, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ये बड़े प्रिसाइज हैं, पहले से उन्होंने प्रिसाइज कर दिया कि इसको हम एग्जेम्पलरी डैमेजेस मानेंगे। दो तरह के डैमेजेस इसके अंदर मेंशन है बेटा, एक फीलिंग्स के साथ डाला हुआ है और दूसरा गुडविल के साथ डाला हुआ है। पहला डैमेज फीलिंग्स के साथ है, दूसरा डैमेज गुडविल के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैरिज में भी दो पार्टीज होती हैं। तो देखो पहला एग्जांपल वही है, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स, इनको क्या माना गया, एग्जेम्पलरी डैमेजेस। पहला लिख लीजिए, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। इनका कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, जज ही डिसाइड करते, और इस सेक्शन को डालकर फिर जज अपने आप डिसाइड करके एक अमाउंट बता सकते हैं कि भाई वो कितना होगा। बनी बली बात है। ऐसे तो इन सब के बेटे वैसे तो फॉर्मूलाज हैं, अब मैंने बताया फीलिंग्स का खेल है, तो ऐसे आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कितना है, तो उन फॉर्मूलाज की अपनी कैलकुलेशन अपने जज साहब डिसाइड करते हैं कि भाई कितना लॉस इसको माना जाएगा। और तरीके बहुत सारे हैं। अब जैसे किसी की फीलिंग्स हर्ट होने के पीछे वो क्या मान कर चलते हैं कि मैं हर्ट हुई या हुआ, उसकी वजह से मेरा मेंटल स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हूँ, मैं स्टेबल नहीं हूँ। अब मेंटल स्टेबल नहीं हूँ तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा या कर पा रही, वो सारा नुकसान कैलकुलेशन कर। अब क्योंकि आपने मैरिज का प्रॉमिस ब्रेक किया है, अब मुझसे कोई दूसरा लड़का शादी नहीं कर रहा, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब। हाँ वही तो, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अगर स्टेबल नहीं है तो उसी चीज के लिए तो क्लेम कर रहे हैं। मेंटल स्टेबल ना होने से क्या बताएंगे, आपकी काम नहीं कर पा रहे तो काम का लॉस हो रहा है, वर्क का लॉस होने से आपका मॉनेटरी लॉस हो रहा है, इस तरह की चीज। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सब कुछ है, ऐसा नहीं सेम
काइंड ऑफ लॉस दो डिफरेंशिएबल जो पर्सन है वो नहीं मांग सकते, वो भी मैटर डिपेंड करता है ना। भाई कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिसका मेंटल स्टेबल ना होने की वजह से उसका एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है दूसरी तरफ जिसका 100 रुपए का नुकसान ही हो रहा है, तो सेम क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। ये भी चीज कर पता है, समझ रहे बात, ये है मैटर। दूसरा लिखिए wrongful dishonor by a banker of his customer's check, ये लिखना बहुत जरूरी है। wrongful dishonor by a banker of his customer's check। wrongful dishonor by a banker of his customer's check, इसमें क्या मानकर चला जाता है बेटी, इसमें यह मानकर चला जाता है कि आपने कोई चेक डिसऑनर किया, आपने मतलब बैंक ने, और गलती भी बैंक की है, और मैं एक रिस्पेक्टफुली बिजनेसमैन हूं, मेरे लिए वो चेक का डिसऑनर होना अपने आप में इतना हर्टफुल है कि मैं बता ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं फीलिंग से साथ ही गई। आप अगर आगे देखेंगे आजकल तो एक सिविल चेक होता है, सिविल चेक बोलते हैं, जो लोन लेते हैं उसका एक सिविल चेक होता है। सिविल चेक में आ जाता है कि चेक डिसऑनर है तो आपका सिविल कम हो गया, तो उसने वो भी क्लेम डाल दिया थी मेरा तो सिविल भी इन्होंने वीक कर दिया और मेरे तो मार्केट में नाम खराब हो गया, फला फला का तो चेक डिसऑनर हो जाता है, लोग मेरे से काम करने को तैयार नहीं है, लोग मेरा चेक लेने को तैयार नहीं है, आई एम वेरी डिस्टर्ब, ये वो फलाना दिखाना, गुडविल आ गई। मैंने कहा ये दो चीजें, एक फीलिंग्स है एक में गुडविल है, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या माना जाएगा, ये क्या माने जाएंगे, एग्जेम्पलरी लॉसेस। तो ये दो टाइप्स हैं, दीज टू टाइप्स आर नोन एज एग्जेम्पलरी लॉस। इसमें जज डिपेंड करता है, जज बहुत अच्छा मोटा अमाउंट भी लगा सकता है जबकि कुछ पता नहीं चल रहा कि फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है या नहीं, जबकि कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ठीक है जी। आज इतना ही रखेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा बचा है, बाकी नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, है ना। हिंट मैंने आपको इसमें अब दे दिया, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है।